हाँ तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 में गणित विषय के अंतर्गत त्रिभुज नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। कक्षा 9 में हम सबने त्रिभुज को पढ़ा था और आज कक्षा 10 में भी त्रिभुज नामक पाठ है, तो इसका भी हमें आज विधिवत अध्ययन करना है। तो बच्चों, ज्योमेट्री को बहुत सरल ढंग से पढ़ने का प्रयास करिए, अभ्यास करिए, और जितना आप अभ्यास करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और जब हम उनके कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्रश्नों को बहुत आसानी से लगाने लगेंगे। तो हम शुरू करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज को अंग्रेजी में बच्चों क्या कहते हैं, ट्राइंगल, अर्थात ऐसी आकृति जिसकी जो तीन भुजाओं से घिरा होता है, यानी ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं होती हैं और ये एक बंद प्रकार की आकृति होती है। जैसे देखो आपके सामने एक आकृति लगी हुई है, ये त्रिभुज के आकार की आकृति है। बच्चों देखो, अगर हम इसको ए नाम दे दें, ये बी नाम दे दें और ये सी नाम दे दें, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे सामने है ये एक त्रिभुज ए बी सी है। यानी इसका अगर हमें नामकरण करना है तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज ए बी और सी। अब बच्चों ये जरूर ध्यान दो कि त्रिभुज की विशेषताएं क्या होती हैं। कक्षा 9 में भी हमने पढ़ा था कि त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीन भुजाएं होती हैं। कितनी भुजाएं होती हैं, तीन भुजाएं। देखेंगे, देखो बच्चों, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है और तीसरी भुजा ये है। यानी अगर हमें इस भुजा को लिखना हो तो भुजाएं कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान दो, ए बी। दूसरी भुजा कौन सी है, बी सी। और तीसरी भुजा कौन सी है बच्चों, ए सी। तो इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं। अब ध्यान दो बच्चों, किसी भी त्रिभुज के तीन ही कोण होते हैं। जैसे पहला कोण कौन सा है बच्चों, ये देखो, यानी कोण, तीन ही बच्चों कोण होते हैं। पहला कोण कौन सा होगा, ये वाला कोण जो दिख रहा है, और इस कोण को लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, बी ए सी। दूसरा कोण कौन सा है बच्चों, ये वाला कोण है, यानी कोण ए सी बी। और तीसरा कोण कौन सा है बच्चों, ये वाला है, अर्थात कोण ए बी सी। अब हमें एक बात बहुत ध्यान से समझनी है कि जब भी हम कोणों को लिखते हैं, जब भी किसी त्रिभुज के कोण को लिखते हैं, तो जो कोण हमें प्रदर्शित करना है वो हमेशा बीच में होता है। जैसे देखो, हमें ये वाला कोण प्रदर्शित करना था तो हमने इसको बीचों बीच में लिखा है। हमें जब ये वाला कोण सी प्रदर्शित करना था तो सी को हमने बीचों बीच में लिखा था। और बच्चों, जब हमें कोण बी को प्रदर्शित करना था तो हमने यहाँ पर कोण बी को बीच में लिखा है। बच्चों समझ में आ रही बात, यानी कोण को जब हमें लिखना होता है तो हमें इस प्रकार से उसका रिप्रेजेंटेशन करना होता है। और ये वाला जो साइन है, ये वाला जो साइन है, ये वाला जो साइन है, इसे हम कोण कहते हैं। और इसी प्रकार से बच्चों, किसी भी त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष यानी अंग्रेजी में हम इसको वर्टिसेस कहते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं। यानी पहला शीर्ष क्या हुआ बच्चों, ए, दूसरा शीर्ष क्या हुआ, बी, और तीसरा शीर्ष क्या हुआ, सी। यानी किसी भी त्रिभुज की तीन विशेषताएं होती हैं। और पहली विशेषता क्या है कि उसकी तीन भुजाएं होती हैं। और वो भुजाएं कौन सी थी बच्चों, ए बी, बी सी और सी ए या ए सी। इसी प्रकार से उस त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। पहला कोण कौन सा है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण ए को हमने लिखने के लिए यह ढंग अपनाया, कोण बी ए सी, यानी बी ए सी। सी को लिखने के लिए हमने क्या अपनाया, ए सी बी। और बच्चों, ए बी सी को लिखने के लिए हमने क्या अपनाया, ए बी सी। अर्थात जिस कोण को भी हमें रिप्रेजेंट करना होता है उसको दो शीर्षों के बीच में लिखते हैं। और बेटा, इसी प्रकार बच्चों जो शीर्ष होते हैं वो ए, बी और सी। अर्थात अगर ये तीन विशेषताएं हमको प्राप्त होती हैं तो ऐसी आकृति को हम सब त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। हाँ तो बच्चों, अब हम त्रिभुज के प्रकारों के बारे में जानेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, त्रिभुज का बंटवारा हम दो प्रकार से करते हैं। एक उनकी भुजाओं के आधार पर और दूसरा
उसके उसके अंदर बने कोणों के आधार पर। तो हम इसके द्वारा भी समझ सकते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, एक जब हम त्रिभुजों का विभाजन भुजाओं के आधार पर करते हैं, और दूसरा जब हम त्रिभुजों का विभाजन कोणों के आधार पर करते हैं। और इनको बहुत आसानी के समझने के लिए हम लोग छोटे छोटे से चित्रों के माध्यम से त्रिभुजों के दोनों प्रकारों को आसानी से समझेंगे। बच्चों, हम त्रिभुजों को भुजाओं के आधार पर जब विभाजित करते हैं तो हम पाते हैं कि त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक विषमबाहु त्रिभुज, नंबर दो समद्विबाहु त्रिभुज, और नंबर तीन समबाहु त्रिभुज। तो बच्चों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। तो बच्चों, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों की तीनों भुजाएं असमान होती हैं, अर्थात जिनकी लंबाइयां बराबर नहीं होती हैं। जैसे देखो, ये त्रिभुज हमारे पास बना है ए बी और सी। ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, और इसकी विशेषता क्या है कि इसकी जो भुजा ए बी है वो बी सी के बराबर नहीं है, और जो भुजा बी सी है वो भुजा ए सी के बराबर नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ, इसकी तीनों की तीनों भुजाएं असमान हैं। मान लो यदि ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये 12 सेंटीमीटर की है, और ये 9 सेंटीमीटर की है, अर्थात 4, 12 और 9 जो भुजाओं की लंबाइयां हैं वो आपस में बराबर नहीं है। तो ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज या स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। समझ में आना चाहिए आपको कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं असमान होती हैं, उन ऐसे त्रिभुजों को हम विषमबाहु त्रिभुज या स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। अब हम आते हैं बच्चों पार्ट नंबर 2 पर। ऐसा कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, देखो नाम से भी अपने आप में स्पष्ट है, द्विबाहु, यानी जिसकी दो भुजाएं कैसी हो? समान हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। मान लो ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी और सी है, ट्रायंगल ए बी और सी। देखो देखने से भी प्रतीत होता होगा कि भुजा ए बी और भुजा बी सी दोनों आपस में बराबर हैं। तो ऐसी भुजाएं, जब ऐसा त्रिभुज, जब कोई बच्चों दो भुजाएं बराबर हो जाएं तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो इसमें कौन कौन सी भुजाएं हमें बराबर दिख रही हैं बच्चों? भुजा ए बी बराबर भुजा बी सी, यानी ए बी भुजा जो है वो बी सी भुजा के बराबर है। तो ऐसी आकृति को हम समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। तो बच्चों समझ में आनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या है? जो तीसरा नंबर है वो है बच्चों का हो किसका? समबाहु त्रिभुज का, यानी समबाहु। सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी की सारी भुजाएं समान होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, या इसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। हमारे सामने जो चित्र है, फिगर है, उसमें आप ध्यान से देखो। अगर ये ए हो, ये बी हो और ये सी हो, चित्र को देखने से हमें प्रतीत होता है कि भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा ए सी एक दूसरे के बराबर हैं। अगर हम कहें ये 6 सेंटीमीटर की है तो ये भी 6 सेंटीमीटर की है और ये भी 6 सेंटीमीटर की है। तो ऐसी आकृति को हम सब इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। तो जब हम भुजाओं के आधार पर बच्चों त्रिभुजों का विभाजन करते हैं तो वो त्रिभुज 3 प्रकार के हो जाते हैं। पहले प्रकार के त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसका उदाहरण हमारे पास ये है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों, ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा समबाहु त्रिभुज, अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो बच्चों अब हम सब, पहले हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का विभाजन पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोणों के आधार पर त्रिभुजों का विभाजन। बच्चों
त्रिभुजों का जब कोण के आधार पर विभाजन करते हैं तो ये भी 3 प्रकार का होता है। पहला न्यून कोण या इसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज या इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज या इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यून कोण त्रिभुज कौन से होते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि ऐसा त्रिभुज जिसके सभी के सभी कोण 90 अंश से कम होते हैं, अर्थात जो भी तीनों कोण होंगे, चाहे ये वाला कोण हो, चाहे ये वाला कोण हो, चाहे ये वाला कोण हो, ये 90 से कम ही होगा। चाहे वो 70 हो, चाहे 80 हो, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो। तो देखो बच्चों, एक चित्र यहां से भी आप खींच सकते हो इस प्रकार से। मान लो ये अगर 60 अंश का है, ये 60 अंश का है और ये 60 अंश का है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है वो न्यून कोण का त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों के तीनों त्रिभुज ऐसे हैं, तीनों के तीनों कोण ऐसे हैं जिनका मान 90 अंश से कम है। और भी एक त्रिभुज ले सकते हो बच्चों, जैसे हमने ये वाला त्रिभुज ले लिया, ये 75 है और ये भी 75 है और ये आपका 30 अंश है। तो हमने क्या देखा कि ए बी सी तीनों के तीनों कोण इसमें क्या है, हमारे 90 अंश से कम है। तो ऐसी जब भी कोई आकृतियां हमारे सामने होती हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोणीय त्रिभुज कहते हैं। तो हम इसको अगर परिभाषा के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एंगल ए कामा एंगल बी एंड एंगल सी इज लेस देन 90, अर्थात ए बी और सी जो कोण होंगे वो सभी के सभी कैसे होंगे, 90 अंश से कम के होंगे। अब हम लोग आते हैं समकोण त्रिभुज पर। बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण त्रिभुज का एक प्रकार है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे इस त्रिभुज पर आते हैं, तो हमें जानना अत्यंत आवश्यक है कि समकोण त्रिभुज उस कोण त्रिभुज को कहते हैं जिसका कम से कम एक कोण 90 अंश का होता है। अर्थात अगर हम इसको ए लिख लें, ये बी है और ये इसका शीर्ष सी है, तो हम देखने पर पाएंगे कि ये वाला जो कोण है ये 90 अंश का है। अर्थात कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। और हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का है तो निश्चित रूप से ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ रही बात? ऐसे बहुत सारे त्रिभुजों के आकार हो सकते हैं। जैसे देखो, ये एक त्रिभुज हमने बना दिया, ये क्या है, 90 अंश का है। अगर ये 45 का है और ये 45 का है तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। लेकिन समकोण त्रिभुज के साथ साथ बच्चों ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का है। क्यों? क्योंकि इसके दो कोण बराबर हैं, तो निश्चित रूप से दो भुजाएं भी बराबर होंगी। और जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। और बच्चों, इसी प्रकार से अब तीसरा कोण क्या है, अधिक कोण है। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण ही अधिक कोण हो सकता है। अर्थात ये अगर ए है, ये अगर बी है, ये अगर सी है, तो हम क्या देखेंगे कि जो बी वाला कोण है, जो बी वाला कोण है वो 90 अंश से अधिक है और 180 अंश से कम है। लेकिन बच्चों, यहां एक चीज और ध्यान रखना कि जब किसी त्रिभुज में एक अधिक कोण हो जाता है तो आप ये देखेंगे कि इसके जो दो शेष कोण बचते हैं वो न्यून कोण हो जाएंगे। अर्थात अगर ये 90 से अधिक होगा तो ये जो दोनों कोण बचते हैं वो सदैव के ही 90 से कम होंगे। इस बात पर जरूर ध्यान रखना। इन तीनों कोणों में एक मौलिक अंतर बच्चों खूब ध्यान से समझ में आना चाहिए कि इसके तीनों के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। इसमें एक कोण 90 अंश का होता है और इसमें एक कोण अधिक कोण होता है। अर्थात ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक का होगा और 180 अंश से कम का होगा। एक चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो कि अगर ये 120 का है तो ये ए, बी और सी, तो ये 120 अंश का हो गया, इसलिए हम इसे अधिक कोणीय त्रिभुज कहेंगे। और भी एक उदाहरण ले सकते हो, ये 150 अंश का है
तो ए बी और सी जो त्रिभुज होगा वो अधिक कोणीय त्रिभुज होगा, क्योंकि इसमें एक कोण अधिक कोण है। बस अंतर इतना ध्यान रखिएगा, अधिक कोण में एक ही कोण अधिक कोण होता है, लेकिन न्यून कोणीय जब त्रिभुज होगा तो बच्चों सभी के सभी जब तक कोण न्यून कोण नहीं होंगे तब तक उसको हम न्यून कोणीय त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। तो कोणों के आधार पर भी हमने जान लिया है और भुजाओं के आधार पर भी हमने जान लिया है कि त्रिभुज तीन तीन प्रकार के होते हैं। तो समझ में आ गया होगा। हम अब आगे बढ़ते। बच्चों कक्षा 9 में भी हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता को पढ़ा था और यहां पर भी इसको पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि जब हम त्रिभुजों के बारे में जान रहे हैं तो हमें त्रिभुजों की सर्वांग समता जानना बहुत आवश्यक है। बच्चों त्रिभुजों की सर्वांग समता से क्या तात्पर्य होता है? कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण और सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज के सभी कोणों और उसकी संगत भुजाओं के बराबर हों, तो ऐसे गुण के कारण ही हम उन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखो हमने कुछ चित्र सामने आपके लगा रखे हैं। यहां पर आप क्या देख रहे हो कि एंगल ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है। ऐसे ही ये शीर्ष पी है, क्यू है और आर है। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों? अगर इसको ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करो तो ए बी जो है वो इस त्रिभुज की संगत भुजा पी क्यू के बराबर है। यानी भुजा ए बी किसके बराबर है? संगत भुजा पी क्यू के। यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हमको प्रतीत हो रही है। दूसरी बात देखो ध्यान से कि जो संगत भुजा BC है इस त्रिभुज की, त्रिभुज ABC की भुजा BC जो है दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा QR के बराबर है। यानी QR बराबर BC बराबर QR। और जो तीसरी भुजा है AC वो दूसरे संगत त्रिभुज की संगत भुजा PR के बराबर है। तो हम क्या यहां पर देख रहे हैं कि AC बराबर PR। तो बच्चों कुछ बात समझ में आई कि इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस वाले त्रिभुज के तीनों की तीनों भुजाओं के बराबर है। और दूसरी चीज क्या है यहां पर और हमें ध्यान देना है कि त्रिभुज ABC का कोण A त्रिभुज PQR के कोण P के बराबर है। त्रिभुज ABC का कोण B कोण Q के बराबर है और त्रिभुज ABC का कोण C कोण R के बराबर है। जब ऐसी स्थितियां हो जाएं कि जब किसी त्रिभुज के संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर हो जाएं, अर्थात इनको हम कैसे लिख सकते हैं? कोण ABC बराबर कोण PQR। अर्थात ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। कोण ACB बराबर कोण PRQ। अर्थात ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है और कोण BAC बराबर कोण QPR। तो जब कभी दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण परस्पर बराबर हो जाते हैं तो ऐसे त्रिभुजों को हम सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। और इसको लिखने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC और सर्वांग सम के चिन्ह के लिए हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे PQR। अर्थात ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। इसी प्रकार से बच्चों एक और उदाहरण आपके पास है कि यहां पर भी दो हमने आकृतियां लगा रखी हैं। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम मान लें कि ये 8 सेंटीमीटर की है, ये भी 8 सेंटीमीटर की है और ये 12 सेंटीमीटर की है, ये भी 8 की है, ये भी 8 की है और ये 12 सेंटीमीटर की है। ये A है, ये B है और ये C है, ये P है, ये Q है और ये R है। हम ये मान लें कि ये वाला कोण 90 अंश का है, ये वाले 45 अंश के हैं और ये वाला भी 45 अंश का है।
इसी प्रकार से ये वाला बच्चों 90 अंश का है, ये वाला 45 अंश का है और ये वाला भी 45 अंश का है। तो अब हम क्या देखेंगे बच्चों, खूब ध्यान से समझना है। ये वाली भुजा कितनी है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर और इसकी संगत भुजा पी क्यू क्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि ए बी बराबर पी क्यू। ठीक, अब देखो बेटा बीसी बराबर कितनी है, 12 सेंटीमीटर और यहां पर क्यू आर कितनी है, 12 सेंटीमीटर। यानी ये दोनों बराबर हैं, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि BC इक्वल टू क्यू आर। और अब तीसरी भुजा देखो, AC बराबर भी 8 है और PR बराबर भी बच्चों 8 है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि AC बराबर PR, अर्थात इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हैं। और इसी प्रकार से आप देखो कोण A बराबर कोण P है, अर्थात ये कोण भी 90 अंश का है और ये कोण भी 90 अंश का है, इसलिए हमने इसको कोण A बराबर कोण P लिख लिया। ये वाला कोण B बराबर है कोण Q के, क्यों, क्योंकि इसका भी मान 45 अंश है और इसका भी मान 45 अंश है। तो कोण B बराबर कोण Q के हो गया और कोण R बराबर कोण C के हो गया, या ऐसे लिख लें कोण C बराबर कोण R, अर्थात ये भी 45 अंश का है। तो हमने यहां पर क्या बच्चों पाया कि तीनों की तीनों भुजाएं भी परस्पर बराबर हैं और तीनों के तीनों कोण भी परस्पर बराबर हैं। तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांग सम कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। तो बच्चों अब तो समझ में आ गया होगा कि अगर दो के दो त्रिभुज हमें दिए गए हैं और यदि उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हों और दूसरे शब्दों में कहें कि उनके तीनों के तीनों कोण बराबर हों, तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांग सम आकृतियां कह सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि अगर एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी की पूरी तरह से ढक ले तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। मान लो ये और दो आकृतियां हमने अभी आपके सामने लगाई थी, तो ये एक त्रिभुज था और दूसरा त्रिभुज ये था। अगर हम इसको एक के ऊपर एक सेट करें तो हम क्या पा रहे हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर फिट बैठ रहे हैं, और अगर फिट बैठ रहे हैं यानी एक दूसरे को ढक ले रहे हैं, तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं या सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ जाना चाहिए। धन्यवाद। बच्चों अभी हमने त्रिभुजों की सर्वांग समता को पढ़ा था। अब हम लोग कक्षा 10 के पाठ की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं, यानी अब हम पूर्ण रूप से कक्षा 10 के पाठ की ओर बढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे समरूपता। समरूपता क्या होती है बच्चों? समरूपता का तात्पर्य यह होता है कि एक चित्र हूबहू वैसा ही दिखता है जैसा दूसरा चित्र है। अर्थात आप देख सकते हो कि हमने यहां पर दो प्रकार के चित्र लगा रखे हैं। पहला चित्र आप क्या देख रहे हो, एक समकोण त्रिभुज है, कुछ आकार उसका कम है, और दूसरा एक समकोण त्रिभुज है, उसका आकार पहले के आकार में कुछ बड़ा है। इसी प्रकार से एक आयत छोटा है और एक आयत बड़ा है। इन आकृतियों से देखकर आपको पता चलता है कि जैसी आकृति ये है वैसी ही आकृति ये है, जैसी आकृति ये है वैसी ही आकृति ये है। लेकिन अंतर क्या है कि एक आकृति का आकार यानी उसकी लंबाइयां कम है और एक आकृति ऐसी है जिसकी लंबाइयां अधिक है। तो बच्चों हमें यहां पर यही चीज सीखनी है कि वे सारी आकृतियां समरूप होती हैं जो देखने में एक जैसी हैं, लेकिन उनका आकार कम या अधिक है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप फोटो स्टूडियो पर जाते हैं और फोटो बनवाते हैं तो देखते हैं कि आप अपनी फोटो को या तो कभी पासपोर्ट साइज में देखते हैं, कभी आप उससे बड़े आकार की देखते हैं या कभी उससे भी बड़े आकार की देखते हैं, और कभी कभी तो हम पोस्टर से साइज के आकार की भी देखते हैं। तो यानी चित्र तो हमारा था लेकिन कभी इतना बड़ा सा था,
कभी इतना बड़ा सा था और कभी इतना बड़ा सा था। तो इस प्रकार के जब हम फोटोग्राफ्स अपने सामने देखते हैं तो ये सभी फोटोग्राफ्स आपके समरूप आकृतियों के एक बहुत अच्छे उदाहरण हैं। हम कुछ और उदाहरणों के माध्यम से आपको समरूपता समझाते हैं। जैसे देखो बच्चों, हमने एक लाइन ए और बी खींची और दूसरी लाइन हमने पी और क्यू खींची। तो बच्चों ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समरूप हैं, क्योंकि जैसी रेखा ये है वैसी ही रेखा ये है, लेकिन चूंकि इसकी लंबाई कम है और इसकी लंबाई अधिक है और आकार में एक जैसी है, इसलिए इन आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहेंगे। अब आप देखो बच्चों, एक हमने वृत्त खींचा और इसकी रेडियस ये है, दूसरा हमने ये वृत्त खींचा और उसकी रेडियस ये है, यानी ये मान लो 3 सेंटीमीटर है और ये मान लिया हमने 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या देखते हैं कि ये एक छोटा वृत्त है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ये एक बड़ा वृत्त है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो ये वृत्त भी एक दूसरे के समरूप है। ऐसे ही बेटा हम लोग एक वर्ग खींच लेते हैं, यानी ये 3 सेंटीमीटर का है और एक और हमने वर्ग खींचा जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर की है। यानी देखने में तो दोनों की आकृतियां एक जैसी हैं, लेकिन इनकी मापों में एक अंतर है। तो जब हमने इस प्रकार से देखा तो ये भी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कह सकते हैं। ये भी आकृतियां हमारी समरूप हैं, ये भी आकृतियां हमारी समरूप हैं। तो जब इस प्रकार की आकृतियां हमारे सामने आती हैं तो हम ऐसी आकृतियों को समरूप आकृतियां कहते हैं। लेकिन बच्चों हमें विचार करना है, क्या सभी आकृतियां समरूप होंगी? नहीं, हमें इसके लिए कोई ना कोई परिभाषा, कोई ना कोई दृष्टिकोण निर्धारित करना होगा और उसके आधार पर ही हमको ये निश्चित करना होगा कि कौन सी आकृतियां हमारी समरूप हैं और कौन सी आकृतियां हमारी समरूप नहीं हैं। तो बच्चों हम इन चित्रों के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना है हमको कि सबसे पहली बात ध्यान देनी है कि जो दो आकृतियां दी हैं उनके आंतरिक कोण आपस में बराबर होने चाहिए। जैसे देखो ये वाला, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब मान लो ये वाला कोण 45 अंश है, ये वाला भी कोण 45 अंश है और ये वाला कोण हमारा 90 अंश है। इसी प्रकार से ये वाला भी कोण 45 अंश है, ये वाला कोण 45 अंश है और ये वाला कोण हमारा 90 अंश है। और ये क्या है? पी क्यू आर। तो बच्चों अब हमको क्या ध्यान देना है कि इसमें कोण ए कोण पी के बराबर है, अर्थात कोण ए बराबर कोण पी है। समझ में आ रही बात? कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है और कोण आर जो है या कोण सी जो है कोण आर के बराबर है। तो यानी पहली कंडीशन क्या हमें ज्ञात हो गई कि वे आकृतियां जिनके आंतरिक कोण बराबर हैं। ये ध्यान रखना है हमको, यदि कोण बराबर नहीं है तो हम उनको समरूप आकृतियां नहीं कह सकते हैं। और दूसरी बात यहां पर ध्यान देनी है कि जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात भी बराबर होना चाहिए। मान लो कुछ देर के लिए ये अगर 3 सेंटीमीटर की थी तो ये 4 की हो या 6 की हो, ये 9 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 है। तो हमारा कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर में AB की संगत भुजा क्या है? PQ है, यानी AB बटे PQ। यानी इन संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होगा? 3/6 या 1/2। अब देखो बेटा, त्रिभुज ABC में BC की संगत भुजा कौन सी है? QR। यानी BC
बटे क्यू आर कितना हो जाएगा 4/8, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। और त्रिभुज एबीसी में एसी की संगत भुजा पी क्यू आर में कौन सी है, पी आर, तो कितना हो जाएगा 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो हमने क्या देखा यहां पर कि AB बटे पी क्यू, BC बटे क्यू आर और AC बटे पी आर, तीनों का मान कितना आया 1/2। तो यहां पर हमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो ये ध्यान रखना है बच्चों कि इस आंतरिक कोण का मान सदैव बराबर होना चाहिए, और दूसरा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी एक जैसा होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस हमारी अप्लाई होती हैं तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये जो भी हमें त्रिभुज दी थी या आकृतियां दी थी, ये हमारी समरूप आकृतियां हैं। और जिस प्रकार से हमने सर्वांग सम लिखा था वैसे ही हम इसको लिखेंगे। कैसे? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये बात समझ में आई कि हम आंतरिक कोणों के आधार पर और संगत भुजाओं के अनुपात के आधार पर यह निर्धारित करेंगे कि हमारा जो भी आकृति दी गई है वो समरूप है या नहीं है। एक बार हम इस पर भी विचार कर सकते हैं। मान लो ये हमारी जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा हमारी जो है 6 सेंटीमीटर है। ये हमारी 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है और ये 8 है। इसी प्रकार से ये वाली 12 है तो ये भी 12 हुई, ये वाली हमारी 8 है तो ये भी हमारी 8 होगी। तो अब हमको क्या ध्यान देना है बच्चों, किसी भी आयत के सभी कोण, आंतरिक कोण क्या होते हैं 90-90 अंश के, अर्थात ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90। इसी प्रकार से इस आकृति में ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का। तो ऐसी स्थितियों में हम कह सकते हैं कि इनके आंतरिक कोण आपस में बराबर हैं। दूसरा, हम क्या करें, पता करें क्या ये संगत भुजाएं का अनुपात एक निश्चित अनुपात है। तो जब 6 से 8 को विभाजित करोगे, 6 से 8 को विभाजित करोगे तो एक निश्चित अनुपात आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बच्चों कि ये सभी आकृतियां समरूप आकृतियां होंगी जो आंतरिक कोण जिनके बराबर होंगे या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो ऐसे आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहेंगे। बच्चों अब एक चीज जरूर ध्यान देना है, हमें समरूपता और सर्वांग समता में एक अंतर स्पष्ट करना है। हमें समरूपता और सर्वांग समता में एक अंतर जरूर लिखना है। ध्यान दो बच्चों, एक रेखा AB और एक रेखा PQ तथा एक रेखा AB और एक रेखा PQ, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 है, ये 4 है, ये 4 है। अब हमको ये निर्धारित करना है कि इसमें कौन समरूप है और कौन सर्वांग सम है। बच्चों ध्यान देना है कि ये वाली रेखाएं हमारी समरूप रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई 3 है और इसकी लंबाई 6 है, अर्थात देखने में तो इनका आकार एक जैसा है लेकिन इनकी मापें अलग अलग हैं। यहां आप देखेंगे कि देखने में भी एक जैसी हैं और इनकी लंबाइयां भी एक जैसी हैं, इसलिए ये सर्वांग सम है, अर्थात ये समरूप है और ये सर्वांग सम है, अर्थात ये समरूप है और सर्वांग सम है। हम दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करें कि जब हम इस रेखा को इस रेखा के ऊपर प्रतिच्छेपित करेंगे तो क्या होगा, ये इस रेखा को पूरी तरीके से ढक नहीं पाएगी, लेकिन जब हम इस रेखा को इस रेखा के ऊपर रखेंगे तो ये क्या करेगी, एक रेखा दूसरे रेखा को पूरी तरह से ढक लेगी। तो ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहते हैं। जैसे देखो, ये एक आयत है और ये भी एक आयत है। अब ये आयत इस आयत को पूरी तरीके से ढक रहा है, तो ये क्या हुआ, ये इसका सर्वांग सम आकृति हो गई। लेकिन जब हम इस आयत को इस आयत के ऊपर रखते हैं तो हम क्या पाते हैं, ढकता ही नहीं है, पूरी तरीके से छोटे और बड़े आकार का है। तो इस आकृति की तुलना में ये
आपका समरूप हुआ और इस आकृति की तुलना में ये जो है इसका सर्वांग सम हुआ। तो खूब अच्छे ढंग से ये आपको समझ में आना चाहिए। काट दो।